नमस्कार। मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं द पब्लिक इंडिया के फाउंडिंग एडिटर वरिष्ठ पत्रकार आनंद वर्धन सिंह। आनंद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब मंच पर। जी। आज का मुद्दा बहुत बड़ा था। आरएसएस का एक बड़ा नेता जो चेहरा रहा, बीजेपी का एक बड़ा नेता जिसे जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का श्रेय प्राप्त है कि बीजेपी की गठबंधन वाली पहली सरकार, वो अमेरिका की धरती पर जाते हैं, माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड साहब की धरती पर, और वहां जाकर मोदी की तमाम गलतियों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। मतलब वो इनडायरेक्टली बता देते हैं कि मोदी साहब ने कब कब कहां कहां अमेरिका के आगे सरेंडर किया। इतनी बड़ी घटना। सबसे पहला सवाल तो आनंद सर यही हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सा बताइए कि राम माधव साहब ने बोला क्या है, और जब ये बोल रहे थे तो उनके दिमाग में चल क्या रहा होगा? क्या डर चल रहा था जो अमेरिका ने कहा था कुछ महीने पहले कि भाई आरएसएस पे प्रतिबंध लगा देना चाहिए? नहीं, देखिए संतोष जी, जो वहां पे उन्होंने बोला है, मेरे ख्याल में एक बार अगर उस क्लिप को अगर आप चलाएंगे भी हो सकता है कार्यक्रम के जी। दौरान लोगों को, उन्होंने बहुत स्पष्ट बोला है। उसमें कोई एम्बिग्युइटी नहीं थी, कोई घुमा फिरा के नहीं था, कोई ये नहीं था कि उस अर्थ का अनर्थ निकाला गया है। उन्होंने साफ साफ कहा कि अमेरिका ने, अब उन्होंने ये शब्द यूज नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा कि अमेरिका ने कहा हमने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया। उन्होंने कहा अमेरिका ने कहा हमने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। उन्होंने कहा अमेरिका ने हमारे ऊपर 50% लगाया, हमने एक्सेप्ट कर लिया। और अब हम और क्या करें कि अमेरिका, मतलब उनका ये था कि अमेरिका को हम खुश कैसे करें। वो एक याचक, एक जिसको कहते हैं ना, एक चाकर की, एक नौकर की मालिक के प्रति था कि भैया हम तुम्हें क्या करें, मतलब हम अपनी जान निकाल के रख दें, क्या चाहते हो वो हमें बता दो तो हम वो करेंगे। दो तीन चीजें समझ लीजिए, क्योंकि ये जो राम माधव हैं, ये उन चंद लोगों में से हैं जो आरएसएस, बीजेपी में इनके महत्व के अलावा ये पॉलिटिकल भी हैं। और ये जो गिरोह के लिए, किसी भी गिरोह के लिए वो व्यक्ति, जैसे जब आप किसी गिरोह में कोई काम करता है तो कोई लोग होते हैं जो फिरौती उठा के लाते हैं, कुछ लोग शूटर होते हैं, कुछ लोग और कुछ लोग निगोशिएट करते हैं। ये इनमें सब कुछ ऑल इन वन है, क्योंकि ये उन चंद नेताओं में से हैं। अगर आप बीजेपी की टॉप लीडरशिप देख लीजिए, आप बीजेपी की आज ऊपर के जो केंद्र में नेता 5 हैं, और ये कल्याण, किसी ने एक बार इसको इंगित भी किया था, मोदी जी, राजनाथ सिंह, अमित शाह, बिरला जी, बिरला जी, और एक और कोई नाम था, ये 4-5 लोगों को ले लीजिए जो बीजेपी के हार्डकोर, जो आरएसएस से आए हैं, और बीजेपी, ये सब लोग हैं। इसमें से अंग्रेजी में सब पैदल है, अंग्रेजी कोई बोल ही नहीं पाता है। और इसीलिए ये कहा गया था कि भारत की एक बहुत सी समस्याएं इसलिए होती हैं क्योंकि बीजेपी की टॉप लीडरशिप या देश की आज की टॉप लीडरशिप अंग्रेजी नहीं समझती है, न जानती है। ये जो है, ये अंग्रेजी भी बोल लेते हैं, हिंदी भी बोल लेते हैं, तो एक ये इनको एडवांटेज है। और इसीलिए जैसे आप कम पढ़े लिखों के बीच जाइए तो आपकी बड़ी इज्जत होती है, तो इसलिए इनकी बड़ी इज्जत है कि भाई ये आदमी इस तरह का काम कर लेता है। मैं कुछ चीजें राम माधव की इसलिए दर्शकों को समझना जरूरी है। ये जब 2014 में आए, तो ये 2014 में बीजेपी में आके इनको जब जनरल सेक्रेटरी बनाया गया तो इनको इंचार्ज बनाया गया नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर में इन्होंने कुछ वो कर दिखाया जो अदरवाइज संभव नहीं था। जम्मू कश्मीर में पीडीपी, जो एक एक्सट्रीम एक तरफ की पार्टी थी, जो मिड पाथ की नहीं थी, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस बाकी लोगों को मानता है मिड वे पार्टी से, लेकिन पीडीपी एक पोजीशन लेती थी जो भारत के जो भी, मतलब भारत कश्मीर को लेके जो भी चीजें चलती थी उसमें उसकी पोजीशन होती थी, वो मिड वे वाली पार्टी। उसके साथ राम माधव ने बैठ के, और ये एक दो नहीं, इलेक्शन शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो अक्टूबर नवंबर में हो गया था, सरकार बनी थी फरवरी मार्च में, मतलब 3-4 महीने तक लगातार एक पॉइंट पे वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने वाले जो आर्किटेक्ट थे वो राम माधव थे। कितना हम लोग करेंगे, तुम कहां लूटोगे, हम कहां लूटेंगे, तुम्हारा कौन सा मंत्रालय, हमारा कौन सा मंत्रालय, इस तरह की सारी बातें तय हुई थी। और फिर ये वहां कार्यरत हो गए थे। 2-3 चीजें अगर आपको याद हो, वहां लगातार बोलते रहते थे, जो इनके 1-2 लोगों को याद फिर दिला दूं। ये कठुआ में जो उस बच्ची का रेप हुआ था, तो ये भाई साहब पहुंच गए थे बीजेपी नेताओं के साथ उस कठुआ रेप के, मतलब उस लड़की के विरोध में। ये जो रेपिस्ट थे उनके पक्ष में ये पहुंच गए थे, और बाद में कहे थे नहीं नहीं, मैं तो लोगों को समझाने गया था।
ये आदमी रेपिस्ट के साथ खड़ा हुआ था, जो जो इनका जो मूल चरित्र है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक चीज और याद दिला दूं, क्योंकि ये सारी चीजें करके तब आपको जब अमेरिका में ये क्या कर रहे थे वो समझना आसान हो जाएगा। ये अगर आपको याद हो तो सतपाल मलिक ने कहा था कि ये अपने बगल में फाइल दबा के आए थे जो अनिल अंबानी के दलाली की फाइल, मतलब अनिल अंबानी की फाइल लेके दलाली की बात किए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि 100 करोड़ 200 करोड़ की तरह के पैसे इन्होंने ऑफर किए थे। ही वॉज द मैन जो ये लेके आए थे। ये ऑन रिकॉर्ड है, सतपाल मलिक ने कहा था, मैंने नहीं। तो ये दलाली में भी फर्स्ट क्लास है, क्योंकि मतलब कैसे दलाली की जाती है कैसे। अब ये अमेरिका खूब जा रहे हैं। अमेरिका में क्या दिक्कत हो गई है कि अमेरिका में आरएसएस ने अपने पैर बिल्कुल जमा लिए हैं, और उस पैर जमाने का एक फर्क ये पड़ा है कि भारतीयों की जो अभी दुर्दशा कुछ हो रही है वो आरएसएस के उस एक्शन की वजह से हो रही है। जो अमेरिका में लोग रहते हैं वो ये मान रहे हैं। जब मोदी जी वहां जाते हैं तो मोदी का जो एक जो जमावड़ा इकट्ठा किया जाता है वो आरएसएस के लोग हैं। 10 पत्रकारों के साथ, हिंदी पत्रकारों के साथ, मैं भी अमेरिका गया था और हमें भी इन आरएसएस के लोगों के से दो हाथ करने पड़े। वो ये सब जगह पहुंच जाते हैं और आपकी जो झूठी बात है उस झूठ बोलने लगेंगे। अब आपको अमेरिका में एक चीज अच्छी ये है कि अमेरिका में मारपीट कोई नहीं कर सकता है। मुंह से आप जितना बोल लीजिए आपको कोई छू नहीं सकता है। तो आप भी बोल लीजिए, वो भी बोल लीजिए। मैं ये बात को इसलिए कह रहा हूं कि हाल के दिनों में जब से ट्रंप आए तब से वहां के लोग जो बहुत मोदी कर रहे थे उनको समझ में आ गया कि आरएसएस के रहने से और आरएसएस की विचारधारा से भारतीय जो इंडियन डायस्पोरा उसको तकलीफ हो रही है, क्योंकि ये वहां जाके घंटी बजाने लगेंगे, ये चौराहे पे आरती करने लगेंगे। ये आप अमेरिका में हैं तो अमेरिकन की तरह रहिए। आपको अपनी ये चीजें, जैसे यहाँ पे होता है ना कि मस्जिद के बाहर जाके आप हनुमान चालीसा गाने लगेंगे। 25 दिसंबर को अभी जो लखनऊ में एक बड़ा आयोजन होता है, एक चर्च के बाहर सब लोग, पूरे हजरत में सारे लोग जाते हैं, उसमें वहां हनुमान चालीसा गाने लगे। आप उनका डिस्टर्ब, अमेरिका में नॉट टॉलरेट दिस, और वो रिएक्ट करता है। तो अब वहां लोगों का रिएक्शन है और लोग मतलब इसलिए आरएसएस के दुर्दिन है। जब ये वहां पे जाके इन्होंने ये मैं बस 1 मिनट खत्म कर रहा हूं। इन्होंने जब ये बोला है तो इन्होंने पूरे, अच्छा ये नहीं कहते ऑफ द कफ रिमार्क है, ये ट्रेंड पत्रकार हैं। इन्होंने आरएसएस की पत्रिका का 14-15 साल 20 साल उसमें काम किया है। ये प्रवक्ता रहे हैं, आरएसएस के प्रवक्ता रहे हैं। मतलब ये कोई ऑफ द कफ नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि अरे भाई इनको पता ही नहीं क्या बोलते हैं, इनको पता ही नहीं। ये ट्रेंड है, जो इन्होंने कहा है ही वाज मीनिंग दैट, और उसको अपने मालिक को खुश करने के लिए एक जिस तरह से एक चाकर अपनी बात कहता है वो इन्होंने कहने की कोशिश की थी। एक बात और, आपने आनंद सर आपने बिल्कुल सही कहा। एक बात मैं और बता दूं, जो दर्जा संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी को नहीं मिल पाया, लाल कृष्ण आडवाणी को नहीं मिल पाया, नरेंद्र मोदी को नहीं मिल पाया, अमित शाह को नहीं मिल पाया, वो राम माधव को मिला है। बहुत कम लोगों को पता है कि राम माधव एक ही समय पर भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक कामकाज की भी जिम्मेदारी थी और उसी समय पर वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य थे। आपने जिस काल का जिक्र किया उसके बाद बहुत सारी ऐसी बातें हो गई कि उनको घर बिठा दिया गया, नई टीम में शामिल नहीं किया गया। लेकिन उसके बाद फिर से जम्मू कश्मीर का विधानसभा चुनाव आया, जब वो आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य थे और ऑफिशियली फिर से बीजेपी में रीज्वाइनिंग उनकी नहीं हुई, लेकिन उनको वहां का प्रभारी बना दिया गया, जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़वाने की जिम्मेदारी दे दी गई। और आपने बिल्कुल सही कहा कि दर्शकों को ये सुनना जरूर चाहिए, तो मैं जरा सुना देता हूं कि राम माधव ने क्या कहा, उनके शब्दों में सुनिए, और अगर शर्म आए तो उस शर्मिंदा वाले भाव को पोस्ट करके जरूर बताइएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपने दर्शकों से मैं जरूर कहूंगा, सुनिए राम माधव क्या कह रहे हैं। Oil from Iran. We agreed to stop buying oil from Russia. We agreed to stop buying oil from Iran. We agreed to stop buying oil from Russia. Facing so much criticism from our Indian opposition, we agreed for 50% tariffs. Agreed means we did not say anything. We maintained our patience. 50% tariffs we agreed. Today, in the new trade deal also, we agreed for 18% tariffs, higher than what it used to be. I mean, average tariff. So where is India lagging behind in that? What are those issues that where India is not doing enough? जी, मतलब आपने सुना सर? जी तो जी बिल्कुल आपने सुना आनंद सर। अब इसमें एक संप्रभु देश, अब तो 147-48 करोड़ की आबादी, और वहां के सत्तारूढ़ पार्टी
और उसके वैचारिक प्रतिष्ठान, मैं संस्थान नहीं कहता हूं, उसके वैचारिक प्रतिष्ठान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया मोहन भागवत के करीबी नेता का ये कबूलनामा है कि कहां कहां सरेंडर किया उनकी सरकार। नहीं, सरेंडर नहीं किया और आगे का रास्ता पूछ रहे हैं कि भाई हम और क्या करें, ये आप मुझे बताइए, जरा गाइड करिए। तो हम वो, उन्होंने ये नहीं कहा ही सेड कि और क्या क्या। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, जो 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 फिर उसके बात किया, भारत की एक दिक्कत क्या हो गई है कि ये कुछ तो ऐसा मामला है जो फंसा हुआ, जो अब हम लोग गैस ही वर्क कर सकते हैं, क्योंकि ये तो मोदी जी जानते हैं क्या है। अब गैस वर्क में होता है कि अडानी जी का कुछ मामला फंसा है, गैस वर्क में होता है कि एप्स्टीन फाइल में कुछ ऐसा कुछ है जिसकी वजह से मोदी जी दबते हैं, गैस वर्क में होता है कि कुछ और पुराने कुछ ऐसे कारनामे हैं जिसकी वजह से मोदी, जो सुब्रमण्यम स्वामी कहते रहते हैं या मधुकेश्वर आजकल कह रही हैं, इन वजहों से मोदी जी दबते हैं, क्योंकि देयर इज नो रीजन। अमेरिका एक तरफा कुछ बोलता रहता है, अमेरिका कल हेल होल बोल रहा है, भारत को नर्क बोल रहा है, और आप क्या कह रहे हैं, नहीं ये इनएप्रोप्रिएट है। अरे आप मुझे गाली दे दो, मैं तो आपको 4 गाली दूं, आप ये क्यों नहीं कह रहे हैं? ईरान आज अपने, ये 1 कह रहा है, ईरान 4 कह रहा है। मेरा ये कहना है कि आप ठीक है, आप ईरान नहीं बनना चाहते, आप मत बनिए ईरान, लेकिन आप कम से कम अपनी एक बेसिक इज्जत को तो अपने पास रखिए। और ये जो इनको लगता है ना कि इस तरह के अमेरिका की चाटुकारिता करके आप हो जाएंगे, नहीं होंगे। भारत के जो भी प्रधानमंत्री रहे हैं और उनको जो इज्जत मिली है, उनके काम की वजह से मिली है। मैं नेहरू का कंपैरिजन इन लोगों से नहीं करता हूं। नेहरू जब 2-3 बार गए हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट अपना जहाज भेजता था, भारत के प्राइम मिनिस्टर के पास 52 या 53 की बात है, अपना जहाज नहीं था, लंदन अपना जहाज भेज के इनको बुलाया। इनकी जो इस तरह की न्यूयॉर्क में जो रिसेप्शन हुआ है नेहरू का, वो कोई किसी को गूगल करके पढ़ना चाहिए कि उनके सिविक रिसेप्शन ऑन दी रोड्स था। वहां कॉन्फेटी बोला जाता है, वो जो ऊपर से समझिए फूल का एक कुछ पर्याय है, वो फेंकते हैं। नेहरू का जैसा रिसेप्शन वो हुआ, जिस तरह से नेहरू को कैनेडी ने रिसीव किया, जिस तरह से राजीव गांधी को रिसीव किया, जिस तरह से इंदिरा गांधी ने वहां पे निक्सन के मुंह पे उनको जवाब देखे। मैं सारी बातें इसलिए कह रहा हूं कि आप मोदी जी जब उनके सामने कुछ नहीं बोलते हैं तो देश को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करने की बात करते हैं। राम माधव जैसे लोग जब वहां अमेरिका में जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं मुझसे क्या गलती हो गई ये बताइए, मैं क्या कर सकता हूं ये बताइए, इस तरह की बातें करने को जाते हैं जो देश के लिए खराब है। राम माधव जी ने उसको विड्रॉ कर लिया है, उनका जो लेटेस्ट वो आया है, उन्होंने कहा है मुझसे गलती हुई है। अब ये किस वजह से किया है, क्योंकि पॉलिटिकली उनको लगता है कि यहाँ पे बहुत कुछ उसका रिपरकशन होगा, लेकिन वो जो यथास्थिति है वो वैसी ही रहेगी। भारत की तरफ से जब तक आप क्लियर कट कुछ मेजर नहीं लेंगे, भारत एक मुश्किल दौर में फंसा हुआ है। और उस मुश्किल दौर का मैं इसलिए बार बार जिक्र कर रहा हूं, भारत की जो हमारी भौगोलिक स्थिति है, हमारे चारों तरफ के जो देश हैं, जो बहुत छोटे देश हैं, जिनके मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई किसी से बड़ा है, लेकिन जिनके साथ हमारे एक अच्छे संबंध थे, हमने सबसे संबंध खराब कर लिए हैं। विश्व पटल पे हमारी कोई अहमियत नहीं रह गई है। वो आप कुछ कहिए, आप पाकिस्तान को गाली देते रहिए, लेकिन पाकिस्तान आज मेन पीस मेकर हो गया है यूएसए और ईरान के बीच में, जो हमें होना चाहिए था। हमने एक बड़ा मौका गंवाया है और राम माधव या इस तरह के लोग इसको नहीं रिपेयर कर सकते हैं। यू नीड ऑनेस्ट पीपल जो भारत के बेसिक एथॉस को समझते हो, वही हो सकते हैं। राम माधव जैसे लोग केवल गिरोह का काम कर सकते हैं, इस तरह का काम नहीं कर सकते। नहीं, अब आनंद सर आपने बिल्कुल सही कहा। और जवाहरलाल नेहरू से इनकी तुलना, अब ये तो भले ही अपनी करते रहे, लेकिन मैं उनसे तो तुलना ही नहीं करूंगा। लेकिन अगर देश के दूसरे प्रधानमंत्रियों की बात करूं, 42-43 सांसदों के बल पर देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने थे। इनसे ज्यादा उन्होंने अड़ने की कोशिश की थी। उनकी पार्टी के जनता दल के इतने ही सांसद थे। पहली बार जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, 142 सांसद कांग्रेस के पास थे। इनके पास एक समय में 282 थे, फिर 303 थे, फिर अभी 240 है। और आरएसएस की एक खास भूमिका रही है, क्योंकि मैंने लंबे समय तक बीजेपी आरएसएस को कवर किया। जब जो उनको अपने लिए बोझ लगने लगा, उनको उन्होंने किनारे कर दिया। लेकिन यहां ऐसा क्या है कि ना वो अडानी को किनारे कर पा रहे हैं, ना वो राजनाथ सिंह को किनारे कर पा रहे हैं। और एक सवाल यहाँ पे आनंद सर और बनता है, क्या सरकार के अंदर से, घर के अंदर से जो आवाज उठ रही है, चाहे मुरली मनोहर जोशी का बोलना, जर्मनी की ताजा हवा में सांस लेकर जैसे ही भारत की हवा से बाहर निकलते, जर्मनी में राजनाथ सिंह भी बोल देते हैं कि हम तो मध्यस्थता करना चाहते थे, मौका नहीं मिला। जबकि एस जयशंकर ने कहा कि दलाल देश से पाकिस्तान इसलिए कर रहा है। और अब विदेश की धरती पर जाकर ही राम माधव का बोलना,
क्या घर के अंदर से भी कुछ ना कुछ संकेत आ रहे हैं? ये सिर्फ उतना आसान नहीं है कि आप स्वीकार कर रहे हो, आप सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर रहे हो। इसका मतलब आप ये बता रहे हो कि जिसको आपने अपना नेता मानकर प्रधानमंत्री बनाकर बिठा रखा है, अब वो बाहर की तो छोड़िए, घर की इज्जत भी नहीं बचा पा रहा है। जी नहीं, मैं इसमें, क्योंकि दर्शकों को ये जानना भी जरूरी है, अगर आपको याद हो वहां पे जॉर्ज बुश सीनियर जो थे वो 4 साल का उनका कार्यकाल था, 89 से 93 तक। भारत में उस पीरियड में भारत में 3-4 प्रधानमंत्री आए, 4 आए, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर और नरसिम्हा राव। उस समय अमेरिका ने यही पेशकश की थी, ये वही समय था कि जब उसने न्यूक्लियर ट्रीटी के लिए हिंदुस्तान पे दबाव डाला था और कहा था हम सैंक्शन लगाएंगे, ये करेंगे। भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया था। और ये भी याद रखिए, उसको राजीव गांधी ने शुरू किया। राजीव गांधी ने कहा नहीं, हम आपके किसी भी सैंक्शन को नहीं मानेंगे, आप कुछ भी करिए। उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह आए, जो बिल्कुल राजीव गांधी को हरा के आए थे वैचारिक रूप से। उस समय की वो पार्टी बिल्कुल अगेंस्ट पार्टी थी कांग्रेस की, उसने उसको कंटिन्यू रखा। चंद्रशेखर जी आए, उन्होंने उसको कंटिन्यू रखा। फिर नरसिम्हा राव आए, उन्होंने उसको कंटिन्यू रखा। और अमेरिका को वो चीजें वापस लेनी पड़ी। ये किसी और दिन आप करिएगा, ज्यादा इसको तफसील से इसको समझाने की जरूरत है, लोगों को समझने की जरूरत है। विदेश मंत्रालय एक कंटिन्यूटी होती है, विदेश नीति एक कंटिन्यूटी होती है। वो मोदी जी की तरह जो एक कोई लड़का कहता नहीं खिकी खिकी ही खिकी खिकी नहीं होता है, उसमें आपको बात करनी पड़ती है। मैंने एक व्यक्ति का नाम जानबूझ के नहीं लिया था, और उस व्यक्ति का नाम है डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह was more than a politician। मेरे हिसाब से उनकी एक इकोनॉमिस्ट के रूप में दुनिया उनकी तरफ देखती थी कि भाई ये एक व्यक्ति है जो शायद दुनिया को राह दिखा सकता है। नेहरू वॉज एन स्टेट्समैन, डॉक्टर मनमोहन सिंह वॉज एन इकोनॉमिस्ट। और अब जितनी कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है आज की तारीख में, उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह एक राह जरूर उन्होंने दिखाई थी। और मैं इस सब बातों को इसलिए कह रहा हूं कि भारत की एक अच्छी परंपरा रही है। हमने दुनिया में अपना नाम किया है। बहुत बहुत जल्दी हम लोगों को अभी, मतलब 1947 में आज़ादी मिली, मुश्किल देश था, सुई भी नहीं बनती थी यहाँ। आज हम अपने पैरों पर खड़े हैं। लेकिन ये जो 2014 के बाद मोदी जी ने जो तबाही लाए हैं इस देश के लिए, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी, वो मालूम नहीं वो कितने दिन में इसका रिपेयर होगा, ये तो मालूम नहीं। आई डोंट नो। एक आखिरी सवाल आनंद सर, ये वही जो राम माधव ने जो कहा, ये वही है जो पिछले कुछ महीनों से राहुल गांधी कह रहे हैं, बार बार सरेंडर की बात कर रहे हैं। अडानी, तेल, फॉरेन पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, किसी भी देश की सरकार की अगर फॉरेन पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, इकोनॉमिक पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी, अगर सब कुछ, और वो भारत जैसा दुनिया का विशाल लोकतांत्रिक देश कोई और देश तय कर रहा है, तो फिर हमें अपने प्रधानमंत्री को लेके इस देश के 146-47 करोड़ लोगों को कुछ सोचना पड़ेगा। क्योंकि अब सिर्फ अपोजिशन के आरोप नहीं रह रहे, अब तो राम माधव पलट गए, क्योंकि डांट खाई होगी उन्होंने। नितिन नवीन की नई टीम बनने वाली है, जिसमें उनकी भूमिका थी, उनको राष्ट्रीय महासचिव एक बार फिर से बनाकर लाया जा रहा था, ऐसी मेरे पास सूचना थी। डांट खाई होगी उन्होंने। और ये बात भी मैं बता दूं कि अब डांट उन्होंने कोई मोदी वाली पीढ़ी वाले नेता से नहीं खाई है, मैं उसका नाम नहीं बता सकता। बहुत ही अपने से उम्र में कम जो छोटे हैं उनसे, उनकी डांट खाने के बाद पोस्ट करके सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा कि गलती हो गई। अब देश के 146-47 करोड़ लोगों को कुछ ना कुछ तो सोचना चाहिए। आखिरी सवाल। नहीं, मैं पहले एक राम माधव के लिए, भाई मैंने उनको बहुत कहा, लेकिन आई मस्ट एक चीज एडमिट करना होगा, सार्वजनिक रूप से कहता हूं, कम से कम एक व्यक्ति तो है जो अपनी गलती स्वीकार करने को तैयार है। नहीं तो आरएसएस और बीजेपी की मुश्किल क्या है कि ये चाहे इस देश का सत्यानाश हो जाए, डिमोनेटाइजेशन आज तक गलती मानने को नहीं तैयार है। आज तक कोविड में, आज तक तो कम से कम एक व्यक्ति है, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, गलती हो गई ठीक है, लेकिन कम से कम स्वीकार भी कर लिया, तो ये मैं उनको पॉइंट कंसीड कर रहा हूं। दूसरी बात जो आपने कहा, ये किसी भी देश के लिए, ये देखिए हर एक देश का एक अलाइनमेंट होता है, उसका एक प्रेफरेंसेस होते हैं, अच्छे बुरे हो सकते हैं, कि वो किसी के नजदीक ज्यादा है, किसी के नजदीक कम है, वो सारी चीजें किसी भी देश के लिए है। लेकिन सार्वजनिक रूप से किसी की बेइज्जती नहीं होती है। तुम नहीं खरीदोगे, अगर खरीदा तो पेनाल्टी लगेगी, मतलब वो अजीब ढंग से कर रहे हैं। ये भाई अपनी भाषा पे तो संयम रखिए। आपके लिए मोदी जी ने क्या क्या नहीं किया, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप वो करिए, लेकिन कम से कम सार्वजनिक रूप से ह्यूमिलिएट तो मत करिए कि नहीं अब खरीदना बंद। अगर खरीदा हुआ बताते हैं, अच्छा 1 महीने खरीद लो, 30 दिन और खोल दिया,
अच्छा फिर 30 दिन खरीद लो। ये क्या डिक्टेट कर रहे हैं वहां से ट्रम्प भाई, और दुनिया के छोटे छोटे देश उनके अगेंस्ट खड़े हो गए हैं। आज मैं इस बात को इसलिए रेखांकित कर रहा हूं, कतर जैसा देश जिसकी आबादी 30-32 लाख है, मैं ये नहीं, कतर उनके पीछे खड़ा है, लेकिन कतर की जब अपनी बात आ रही है तो कतर भी एक डिसीजन ले रहा है वहां पे मिडिल ईस्ट में। हमें क्या हो गया है, हमारी कौन सी चोरी उसके पास है? जब ट्रम्प ये कहता है कि आई विल रूइन हिज करियर, मतलब वो मोदी जी के लिए कहते हैं उनका करियर समाप्त कर देंगे, तो कैसे करियर समाप्त कर? भारत में मेरे हिसाब से किसी को भ्रष्टाचार की, उसने इतना पैसा कमाया था, इतना, इससे किसी का करियर अब समाप्त होने वाला नहीं। एक से एक भ्रष्टाचारी पड़े हुए हैं भारत में। किसी ने किसी के वो जितने कितने लोगों का कैसे कैसे क्या क्या है जो इस समय मंत्रिमंडल में, कहने की जरूरत नहीं है। ऐसी कौन सी चीज है जो ट्रम्प कहता है बार बार कि इनका करियर रुइन कर देंगे? और भाई जो नॉर्मल बुद्धि से आता है वो कहीं ना कहीं लगता है कि शायद सुब्रमण्यम स्वामी, मधुकेश्वर जिस बात को कहते हैं वही एक ऐसा चीज होता है जिसपे ये लगता है कि शायद करियर खत्म होने की कोई चाबी ट्रम्प के पास है। बिल्कुल आनंद सर, बिल्कुल आपने सही कहा। और सोशल मीडिया की मर्यादा है, यूट्यूब की गाइडलाइन है और अपने देश की मान मर्यादा, इसलिए बहुत सारी बातें नहीं कही जा सकती खुलकर। दर्शकों को कम कहे को ज्यादा समझना चाहिए। आनंद सर, आपने हमें समय दिया, हमारे दर्शकों को अपनी जानकारियों से रूबरू कराया, बहुमूल्य जानकारियों से। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू संतोष जी, बहुत बहुत। और उम्मीद करेंगे आगे भी इसी तरह से आप हमसे जुड़ते रहेंगे सर। जरूर संतोष, थैंक यू।